अगर कोई कहता है जी मैंने गोरा होना है और फिर हमारे पास बच्चियां आती हैं कि जी हमारी शादी है तो हम चाहते हैं कि गोरा हो जाएं। ये जो मिक्स क्रीम्स हैं इसमें स्टीरॉयड होता है, इसमें मरकरी होता है और ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। मल्टीपल चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है। ये जो मिक्स फार्मूला क्रीम्स हैं ये वक्ती तौर पे तो कुछ अरसे के बाद स्किन बहुत पतली हो जाती है। बच्चियों में फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इनकी वजह से एक्नी या पिंपल ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों के फाइन हेयर हैं उस पर ही काम करता है, मोटे बालों पे ब्लीच काम भी नहीं करता। तो आपको अगर मोटे बाल हैं तो फिर आप स्किन पे लगा रहे हैं, वो सिर्फ स्किन पे नहीं है, बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है। प्रेगनेंसी में अगर हैं तो उनके बेबी पे इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर्मूला क्रीम से डैमेज हो गई है स्किन, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट है ज़रूर, लेकिन बहुत मुश्किल है। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम कहते हैं कि आप इन क्रीम्स को, हमारी जो फंगल डिजीज़ हैं, फंगस की इन्फेक्शन होती है स्किन में एक, वो इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी रेजिस्टेंट हो गई है कि इवन जो रूटीन की फंगस की दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही। जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हम अक्सर टीवी में देखते हैं, चमकदार शाइनी स्किन हासिल करने के लिए, इसके पीछे क्या हकीकत है? सबसे बड़ी हकीकत तो फिल्टर्स हैं, क्योंकि जो कोरियन स्किन या ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर इंसान मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। आज हम बात करेंगे स्किन हेल्थ के बारे में। स्किन हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर, एन अमेरिकन ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट विद ओवर 15 years of experience. Dr. Khawer currently consult at Boston Aesthetic Lahore. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे क्रीम्स के बारे में। जैसे रंग गोरा करने के लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं, तो उसके मुझे बताएं क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है? देखें जी, जो है ना ये गोरा क्रेज़ हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। जब मैं अमेरिका में था, बॉस्टन में, वहाँ पे मैंने गोरों को देखा कि वो उनका रंग गोरा होता है, लेकिन उन्हें हमारा कलर बड़ा पसंद आ रहा होता है, सांवला सा ना। तो मैंने पहले भी कई जगह डिस्कस किया कि वो बीचेस पे जाकर लेट जाते हैं और उनका मकसद ये होता है कि वो टैन हो, रंग थोड़ा सा उनका ना डार्क हो जाए। या टैनिंग सैलून्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं कि रंग थोड़ा सा उनका डार्क हो जाए। और अल्लाह ताला ने हमें सबसे खूबसूरत रंग दिया है, गोल्डन कलर, और हम चाहते हैं कि हम गोरे हो जाएं, हमें अपना रंग पसंद नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें कलर दिया बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले तो हमें इस कलर को पसंद करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कहता है जी मैंने गोरा होना है और फिर हमारे पास बच्चियां आती हैं कि जी हमारी शादी है तो हम चाहते हैं कि गोरा हो जाएं, या कोई फंक्शन आ रहा है तो हम इमीडिएटली गोरा होना चाहते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि इमीडिएटली आप गोरा नहीं हो सकते, इट विल टेक टाइम। आपकी स्किन हेल्दी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, ब्राइट हो सकती है, हम कलर को चेंज नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं नहीं, हमारी तो फलां कज़न थी, उन्होंने जनाब एक हफ़्ता वो क्रीमें लगाई तो रंग तो उनका बहुत गोरा हो गया ना, बड़ा अच्छा हो गया। तो होता ये है कि बेसिकली ये जो मिक्स क्रीम्स हैं ये इसमें स्टीरॉयड होता है, इसमें मरकरी होता है और ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। मल्टीपल चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है। जब ये स्किन पे लगाई जाती हैं तो ये हमारी स्किन के कलर को इमीडिएटली थोड़ा सा वाइट कलर देती हैं, स्किन थिनिंग करती हैं, और हमारी स्किन के जो मार्क्स हैं वो बड़ी जल्दी थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई क्रेडिट कार्ड दे दे बैंक, और आप कहें जी वो बैंक के जी जो मर्ज़ी ख़रीद लें आप जाके, और आप उससे जनाब मोटरसाइकिल ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, घर ले लें, लेकिन कुछ अर्से के बाद बैंक के जी आप पैसे वापस करो और सूद के साथ वापस करो तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये ऐसे ही है कि आपने अपनी स्किन पे ये क्रीमें लगाई हैं और आपने हफ्ता 10 दिन 2 महीने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सूद देना पड़ता है। यानी आपकी स्किन पे इसका जो डैमेज है, आपकी स्किन अल्लाह ताला ने अगर बहुत मोटी बनाई है, जो कि नेचुरली इतनी होती है, स्टीरॉयड क्रीमें आहिस्ता आहिस्ता स्किन को पतला कर देती हैं, बहुत पतली हो जाती है, यानी कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी देखिए पहले इतनी मोटी स्किन थी, अब पतली हो गई है, तो प्रोटेक्शन आपकी कंप्रोमाइज़ होगी, राइट। जब स्किन पतली होगी तो नीचे जो स्किन के नीचे खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं, तो इन पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो बारीक बारीक नालियाँ भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। स्किन ऐसे शाइनी नज़र आना शुरू हो जाती है, चमक रही होती है टिश्यू पेपर की तरह, और नीचे खून की नालियाँ बड़ी विजिबल नज़र आ रही होती हैं इन पेशेंट्स में। तो ये जो मिक्स फार्मूला क्रीम्स हैं ये वक्ती तौर पे तो कलर को बेहतर करती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद स्किन बहुत पतली हो जाती है, और जो इनका पिगमेंट होता है वो पहले से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी डार्क होना शुरू हो जाता है, उनकी छाइयाँ पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं।
उनके जो भी फ्रैकल्स के इश्यूज थे वो पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चियों में फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, यानी पहले उनके चेहरे पे बाल नहीं भी थे, अब ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यानी इनकी वजह से एक्नी या पिंपल ज़्यादा हो सकते हैं, उसे हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक आप कह लें कि काइंड ऑफ बहुत बड़ा आप अपने आप को खुद डैमेज दे रहे होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। स्टीरॉयड क्रीम जो है ना, जनरली हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, और अगर आपको स्किन के कलर के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं तो फिर आप अपने करीबी स्किन स्पेशलिस्ट से जाएं, हेल्प मांगें, क्योंकि इसका जो डैमेज है वो फिर तकरीबन सारी ज़िंदगी चलता है। यानी किसी हद तक आप बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है कि इस डैमेज को हम ख़त्म कर सकें। और हम पेशेंट को बताते हैं कि आपका जो नेचुरल कलर था आप शायद उसकी तरफ भी ना जा सकें। तो पेशेंट यही कहते हैं कि हमारी स्किन तो आज से 4 साल पहले 3 साल पहले बहुत खूबसूरत थी, अब वैसी नहीं रही। तो वो अनफॉर्चुनेटली उन क्रीमों ने इतना डैमेज दिया होता है कि वो स्किन उन्हें फिर वो जो है नहीं उनकी वापस आ सकती, वो सेंसिटिव हो जाती है, फिर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारी स्किन अच्छी थी, अब क्या करें, कोई उनको हल भी नहीं मिल रहा होता। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी ऐसी क्रीम जो कि मिक्स क्रीम की होती है, जिसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते, जो कि आपको पार्लर वाले देते हैं और उस पर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, वो ना यूज़ करें। या आपको कोई कज़न, सहेली, फ्रेंड, खाला कोई भी कहती है कि ये लगा लें आप ठीक हो जाएंगे, 2 हफ्ते में गोरे गोरे हो जाएंगे, आई विल सजेस्ट कि उस ट्रैप में ना आए। ये ट्रैप है बेसिकली, उसके बाद फिर आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब, आपने तो फॉर्मूला क्रीम्स की तो बात की है अभी, तो आप ये बताएंगे जो ब्लीच यूज़ करते हैं वो भी एक क्रीम है, लेकिन उससे होता है गोल्डन हो जाते हैं बाल, तो उसका बताएं, हमारी फीमेल स्पेशली जो देख रही है हमें, उनका बताएं कितना साइड इफेक्ट्स होता है। देखिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और आपकी स्किन को ब्लीच कुछ कह नहीं रहा तो यू कैन यूज इट, क्योंकि खवातीन के मसले होते हैं ज़्यादा बालों के हवाले से, लेकिन कुछ लोगों को अगर इरिटेशन होती है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप और ये ब्लीच आमतौर पे जिन लोगों के फाइन हेयर हैं उस पे ही काम करता है, मोटे बालों पे ब्लीच काम भी नहीं करता। तो आपको अगर मोटे बाल हैं तो फिर आप लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ चले जाएं, लेकिन अगर फाइन हेयर है और आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो ब्लीच, तो अगर आपकी स्किन पे कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो उसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है जी, अगर आप केयरफुली जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें तो। इन क्रीम्स में जो मौजूद जहरीले कंपोनेंट्स होते हैं स्किन और पूरे जिस्म को जो साइड इफेक्ट करते हैं वो क्या है? देखिए, ये क्रीम्स जो हैं इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो स्टीरॉइड और फिर मर्करी होता है, फिर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो भी चीज़ आपकी स्किन पे लगती है ना, वो आपकी स्किन में जज़ब हो रही है और आपकी स्किन की जो खून की नाली हैं उसके ज़रिए पूरे जिस्म में जा रही है। तो जो आप स्किन पे लगा रहे हैं वो सिर्फ स्किन पे नहीं है, वो ब्लड में भी जाता है, आपके ब्लड में जाता है, पूरी बॉडी पे उसका इम्पेक्ट आता है, राइट। तो स्पेशली जैसे इसकी मिसाल हम ऐसे देंगे कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में चली जाती हैं या मदर फीड पे होती हैं, तो बेशुमार क्रीम्स हैं जो हम उन्हें सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में अगर हैं तो उनके बेबी पे इम्पेक्ट आ सकता है। अगर वो मदर फीड पे हैं तो वो क्रीमें जो हैं वो जज़ब होके बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो ये जो क्रीम्स हैं जब आप अपनी स्किन में लगाते हैं तो ये आपके जिस्म में ब्लड के ज़रिए स्प्रेड करती हैं और फिर आपके आर्गन्स को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या हम स्किन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उस पर भी इनके बहुत बुरे इम्पेक्ट आते हैं। तो इनके मुझे बताएं, इन क्रीम्स का लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होता है? लॉन्ग टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म नुकसान यही है कि स्किन आपकी जो हेल्दी स्किन है वो अनहेल्दी हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। आपकी मोटी स्किन जो है वो पतली स्किन हो जाएगी, उसमें जान नहीं होगी, वो बीमार सी लगेगी, यानी देखने में पता चलेगा। आमतौर पे ये जो स्टीरॉइड वाली स्किन होती है ये बड़ी शाइनी स्किन होती है, बाज़ अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी ऐसे उसमें शाइन सी आ रही होती है, पतली सी होती है, टिश्यू पेपर की तरह की, और उसमें शाइन होती है। फिर इस पर जो पिगमेंटेशन होती है वो अजीब सी टूटी फूटी होती है, कहीं पे ज़्यादा पैच है, कहीं पे कम है, और पूरे फेस पे जनरली बाज़ लोगों का एक्सेसिव यूज़ की वजह से आ जाती है। फिर इसके अलावा वहाँ पे खून की छोटी छोटी नालियाँ नज़र आ रही होती हैं। फिर चूंकि ये सेंसिटिव है तो ये ख़वातीन जब आमतौर पे, अब तो मर्द भी लगाते हैं, तो अगर वो किचन का काम करते हैं, हीटर के करीब या किचन स्टोव के करीब जाते हैं तो उनकी स्किन लाल हो जाती है, रेड हो जाती है बहुत जल्दी। धूप की रोशनी में जाते हैं तो लालगी आ जाती है और उनको बर्निंग होती है, जलन का एहसास होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी में लोग नज़र आ जाते हैं, अगर आप गौर करें तो फेस रेड हुआ होता है उनका बहुत ज़्यादा, और पिगमेंटेशन के भी इश्यूज़ होते हैं उनके। और बच्चियों में जैसे हमने डिस्कस किया कि उनके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, दाने ज़्यादा हो जाते हैं, एक्नी, इसे हम स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी कहते हैं, वो पूरे फेस पे आ जाती है। तो ये एक बहुत बुरा सौदा है अनफॉर्चुनेटली, और आई विल सजेस्ट कि
हमारी बच्चियों को भी समझना चाहिए, और जो लोग ये बनाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोशिश करें कि लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स ना दें जिससे उनको नुकसान हो। फॉर द टाइम बिंग वो फ़ायदा फील करें, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में है पूरी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली, और सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट्स बना के सेल भी कर रहे हैं, और लेकिन इन दी एंड जो डैमेज है वो क्लाइंट को या कस्टमर को होता है, जो कि बेचारा बिलीव करके ये चीज़ें यूज़ कर रहा होता है कि शायद उसके लिए फ़ायदा ही है, नुकसान। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फॉर्मूला क्रीम से डैमेज हो गई है स्किन, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? देखें, इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली। ट्रीटमेंट है ज़रूर, लेकिन बहुत मुश्किल है। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम कहते हैं कि आप इन क्रीम्स को छोड़ दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काइंड ऑफ नशे की तरह की होती हैं। जब आप छोड़ते हैं तो आपकी स्किन रिबाउंड करती है, फाइट बैक करती है, क्योंकि उसको आदत होती है, इसकी डेली एक्सपोर्ट मिल रही होती है, नशा मिल रहा होता है। तो जैसे कोई नशा करता है, कोई ड्रग्स पे होता है, तो जब आप उनका नशा छुड़वाते हैं तो उनको तलब होती है उसकी ना, और वो फाइट करते हैं, उन्हें चाहिए होता है। तो आपने आमतौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखा होगा या सुना होगा या टीवी प्रोग्राम्स में कि जिन नशा छुड़वाने के लिए उन्हें कमरों में बंद कर दिया जाता है ना, क्योंकि वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो हमारी स्किन भी इसी तरह ओवर रिएक्ट करती है, यानी वो पहले से ज़्यादा रेड होती है, वहाँ पे तकलीफ़ होती है, ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है। तो ये एक फ़ेज़ होती है, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि आप यकदम ना छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दें, टेपर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली लगा रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के लगाएं। आप जितनी अमाउंट लगा रहे हैं उसकी अमाउंट कम करना शुरू कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर वीक्स एंड मंथ्स को करें, तो आपकी स्किन पे जो रिबाउंड फिनोमेनन होता है वो नहीं आएगा। इसके अलावा फिर स्किन को हेल्दी करने के लिए आपको मज़ीद डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो स्किन को असेस करके डैमेज की बेस पे उनको खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, उनको लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं जो उनकी स्किन को हील करती हैं। लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेल्फ मेडिकेशंस और फॉर्मूला जो क्रीम्स होती है उनके इस्तेमाल करने वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और आप अपने तौर पे कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो आपको कितना फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। हमारे यहाँ जैसे मिक्स फार्मूला क्रीम है, इस तरह कुछ और क्रीम्स हैं जो कि फार्मेसी से मिल जाती हैं। उनका नाम बी से शुरू होता है, किसी का नाम सी से शुरू होता है, किसी का नाम डी से शुरू होता है, किसी को दाना निकला वो लगाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो क्रीम्स हैं अगेन ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स होती हैं जो कि फेस पे इवन स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं रिकमेंड करते। यानी कोई बीमारी हो हम देते हैं, बॉडी पे लगाने के लिए तो दे देते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन फेस पे नहीं देते, क्योंकि फेस हमारी स्किन का वो हिस्सा है कि जो बहुत ज़्यादा वास्कुलर होता है, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा, आप जो भी क्रीम लगाएंगे बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होती है और उसका इम्पैक्ट बड़ी जल्दी आता है। तो ये चीज़ें जो हैं सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से या कोई भी क्रीम लेके लगा लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा इन द लॉन्ग रन नुकसान देता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सेल्फ मेडिकेशन की हिस्ट्री है उसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी जो फंगल डिजीज़ हैं, फंगस की इन्फेक्शन होती है स्किन में एक, वो इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी रेजिस्टेंट हो गई है कि इवन जो रूटीन की फंगस की दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही। होता ये है कि किसी को प्रॉब्लम हुआ, उसने फार्मेसी जाके वही बी से जिसका नाम शुरू होता है या सी से या डी से नाम शुरू होता है वो क्रीम लगाना शुरू कर दी, या फार्मेसी पे जाके बगैर किसी डॉक्टर से पूछे दवाइयाँ खाना शुरू कर दी। अब वो दवाई जिसका कोर्स 1 महीने का उसने हफ्ता खाई और छोड़ दी। अब क्या होगा कि वो क्योंकि मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई, जरासीम अभी वहीं पे हैं, वो दोबारा बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर वो दवाई खाएगा हफ्ता 10 दिन, फिर छोड़ दी। प्रॉपर कोर्स ना करने की वजह से वो जो जरासीम है वो उस दवाई को समझ जाते हैं और रेजिस्टेंस बना देते हैं। फिर इस तरह यानी कोई भी दवाई काम नहीं करती। और अब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा, हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे रीजन में ये प्रॉब्लम है कि जो फंगल की दवाइयाँ वो काम करना छोड़ रही हैं। यानी हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को लेकिन रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। ये बताएं, क्या लेज़र से जो एक्नी से गड्ढे बन जाते हैं क्या वो सही हो सकते हैं, बेबी स्किन जैसी वापस आ सकती हैं? देखें, जो एक्नी से खड्डे बनते हैं हम स्कार कहते हैं ना, तो स्कार बनते हैं जब दाना एक्नी का बहुत बड़ा हो और जब वो हील होता है तो वो स्कार या खड्डा बना सकता है, या दाने को छेड़ा जाए। यानी हम कोशिश करते हैं कि दाना जो है ना, अगर उसने हफ्ते में ठीक होना है तो हमारे जहन में होता है कि हम छेड़ेंगे, दबाएंगे, मवाद निकालेंगे तो शायद 2-3 दिनों में ठीक हो जाए। तो वो उस चक्कर में हम वहाँ पे खड्डा बना देते हैं। तो ये जो स्कार्स हैं ये काइंड ऑफ डिप्रेशन है आपकी स्किन में,
और आपकी स्किन का जो वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू है वो ख़त्म हो के फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। अच्छा। यानी आपकी स्किन रिप्लेस हो गई है एक फाइब्रस टिश्यू में, और वो जो खड्डा अब बन गया है जिसमें फाइब्रस टिश्यू है, उसका नॉर्मल स्किन बनना डिफ़िकल्ट है ऑनेस्टली। अच्छा। हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो स्कार्स को बेहतर तो किया जा सकता है, यानी उसकी डेप्थ को बेहतर किया जा सकता है, उसकी अपीयरेंस को बेहतर किया जा सकता है, उसके साइज़ को बेहतर किया जा सकता है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें, लेज़र भी है, उसमें हम सबसिजन भी करते हैं, यानी हम स्कार के नीचे नीडल के ज़रिए उसको हम रिलीज़ करते हैं उसकी जो थिक फाइब्रस बैंड होता है। हम इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। बहुत बड़े स्कार हो तो हम पंच एक्सीजन्स करते हैं, यानी कुकी कटर्स के ज़रिए हम स्कार का एक्स्ट्रा मैटर निकाल लेते हैं। इवन स्कार के नीचे कुछ मेसोथेरेपी करते हैं या फिलर्स भी लगाते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि स्कार्स में हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि स्कार्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो कुछ स्कार्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पिन की तरह के, इसमें आइस पिक स्कार कहते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो मुख्तलिफ उनकी टाइप्स हैं, डेप्थ के हवाले से, उनकी अपीयरेंस के हवाले से, और फिर उनकी जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली हमें ऑप्ट करने होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हम अक्सर टीवी में देखते हैं, चमकदार शाइनी स्किन हासिल करने के लिए, इसके पीछे क्या हकीकत है? वैसे मैं भी हैरान होता हूँ उनको देख के। अच्छा। और सोचता हूँ कि क्या हकीकत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी हकीकत तो फ़िल्टर्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं तस्वीरें बनाते हुए या वीडियो बनाते हुए, और मेकअप है उनका, और लाइटिंग है, और मेन तो ये है मेरा ख्याल है। क्योंकि जो कोरियन स्किन या ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर इंसान मुख्तलिफ है। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी जो स्किन है वो पाकिस्तानियों की तरह ही होगी। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम कोरियन नहीं बन सकते, हम चाइनीज़ नहीं बन सकते, हम जापानीज़ नहीं बन सकते, हम गोरे नहीं बन सकते, जो मर्ज़ी कर लें, राइट। जो कोरियन स्किन केयर है वो कोरियंस के लिए तो अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो कोरिया में रहते हैं और उनकी स्किन केयर उनके अकॉर्डिंगली है, राइट। डॉक्टर साहब, लेकिन क्रीमें आ रही हैं ना यहाँ से कोरिया जी। तो देखें, ये जो इंडस्ट्री है खूबसूरती की, ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि हर बंदा खूबसूरत होना चाहता है, राइट। तो आप कोई भी चीज़ मार्केट करके और लोगों का जो है ना माइंड बना सकते हैं, आप मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मार्केट क्रिएट की गई है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें हकीकत नहीं है। और हमारे पास पेशेंट आते हैं लोग, बल्कि हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं वो कि जनाब हमने फ़लाँ की स्किन देखी तो उसकी तो फ़िल्टर ऐसे, यानी वो ग्लास स्किन थी, चमक रही थी। जब मैंने अपनी स्किन को देखा और से शीशे में जाके, तो मेरी स्किन पे तो इतने मोटे मोटे पोर्स थे या निशान थे, तो मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। तो हमारे पास ऐसे बच्चियाँ या पेशेंट्स आते हैं जो कि कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया से इंस्पायर होके, जिस तरह लोगों की वो स्किन देख रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी स्किन ऐसी क्यों नहीं है, या उन्हें फ़ील होता है, तो और वो कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने जो स्किन बनाई है ना नेचुरली, किसी भी जो भी आपको कह रहा है कि उसकी ग्लास स्किन, अगर आप क्लोजली उसकी स्किन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी स्किन में पोर्स हैं। पोर्स ख़त्म नहीं हो सकते, पोर्स श्रिंक किए जा सकते हैं, प्रोसीजर स्किन केयर के ज़रिए बेहतर किए जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि पोर्स ख़त्म हो सकें, ठीक है। फाइन रिंकल्स हर इंसान की जिल्द में होंगी, स्पेशली एजिंग वाले पेशेंट में ज़्यादा होंगी, बड़ी एज में फाइन रिंकल्स भी होंगी। एज के साथ स्किन पे कुछ ना कुछ अनइवन टोन भी आती है, वो मोस्टली लोगों में होती है, सिवाय चंद लोगों के जिनकी एक्सेप्शंस हैं, जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, उनमें हो सकता है कोई वहाँ पे अनइवन ना हो, वो बिल्कुल विदाउट मेकअप भी उनकी स्किन बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ लोगों के जीन्स इतने अच्छे होते हैं, या वो फिर केयर इतनी कर रहे होते हैं डेली बेस पे, स्पेशली जो फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी में है। यानी उनकी आप कह लें कि वो दाना पानी और रोटी रोज़ी यही है, तो वो फिर बहुत केयर कर रहे होते हैं। वो सुबह उठते हैं तो अपनी स्किन केयर शुरू कर देते हैं, दोपहर को उठते हैं तो अपनी स्किन केयर, अपने काम के दौरान जब टाइम मिलता है स्किन केयर करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रोसीजर्स करवाते हैं, और वो जो भी उन्हें ऑप्शंस मिलती हैं वो ऑप्ट करते हैं। तो चीज़ें हैं ज़रूर जो कि स्किन को बेहतर कर सकती हैं, इम्प्रूव कर सकती हैं, हेल्दी कर सकती हैं, लेकिन ग्लास स्किन किसी की नहीं हो सकती, ऑनेस्टली मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो एस्थेटिक प्रोसीजर बुक करने से पहले कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उसमें ये दे आर मेडिकल प्रोसीजर, राइट, मोस्टली।
तो जब भी आपने एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है तो आपको ये अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि आपने अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप खूबसूरती के लिए एक प्रोसीजर करवा रहे हैं और उस खूबसूरती के लेने के चक्कर में आप अपने आप को डैमेज या नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या आप कुछ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं या क्वालिफाइड लोग नहीं होते, वो बाज़ बात चूँकि उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है या वो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके बहुत कम कीमत में पैकेजेस बना के ये सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की हाइप की वजह से इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा है, ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी फिर इन ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं और फिर वो नॉन क्वालिफाइड लोगों से लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके जब अपना प्रोसीजर्स करवाते हैं तो उनकी स्किन या बालों पे नुकसान होता है। एक तो आपने देखना है कि प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल हो, वो डॉक्टर हो, कम से कम वो डॉक्टर हो, अगर वो स्किन स्पेशलिस्ट है ज़्यादा अच्छी बात है, या वो प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन हो जो इस फील्ड से रिलेटेड है। दूसरा आपने ये देखना है कि वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। आप गए हैं तो सिर्फ वो आपको प्रोसीजर तो नहीं करना चाहता, वो आपसे डिस्कस करे कि इस प्रोसीजर की क्या आउटपुट होगी, आपको कितना बेनिफिट होगा या क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं जी हमने हाइड्रा फेशियल करवाना है। हम कहते हैं क्यों करवाना है जी, हमारे चेहरे पे छाई हैं तो हम कहते हैं ख़त्म हो जाए, हमने सुना है या पढ़ा है। फिर हम उन्हें बताते हैं कि हाइड्रा फेशियल से छाइयाँ ख़त्म नहीं होती। हाइड्रा फेशियल एक डीप क्लींजिंग प्रोसीजर है जो कि आपकी स्किन को किसी हद तक कुछ दिनों के लिए बेहतर कर सकता है, ग्लो दे सकता है। ये आपकी छाइयाँ ख़त्म नहीं कर सकता, ये झुर्रियाँ ख़त्म नहीं कर सकता। एक और पेशेंट आई, उसने कहा जी वो मैंने तो सुना जिससे 15-20 साल यंग हो जाता है हाइड्रा फेशियल से। तो हमने कहा नहीं जी, हम तो वो वाला हाइड्रा फेशियल नहीं करते तो आपने गलत सुना है। तो फिर हम बेशुमार पेशेंट को एक्सक्यूज़ भी कर लेते हैं और हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि वो क्या चाहता है। अगर तो वो जो चाह रहा है हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम दे देते हैं, और अगर उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं तो फिर हम उसे अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं, हम प्रोसीजर नहीं करते। हमारी लिसनर्स को कोई आप मैसेज देना चाहें स्किन केयर के हवाले से? मैं जनरल पब्लिक से यही कहूँगा कि आप अपनी स्किन को ये समझें कि ये अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, स्पेशली फेस स्किन की जब हम बात करें, और ये अल्लाह ताला ने आपको एक ही दफ़ा दी है और ये एक कीमती चीज़ है। इसको ओन करें, इसको अप्रिशिएट करें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, और अगर आप कंपैरिजन में पड़ेंगे तो फिर शायद आप परेशान हो। तो जो आपको दिया है आप उससे खुश रहें। आप शीशे के सामने होके अप्रिशिएट करें, अपने नाक को देखें, अप्रिशिएट करें कि कितना खूबसूरत नाक है। अपनी आँखों को देखें, अप्रिशिएट करें। शीशे के सामने खड़े होकर स्माइल दें और अपने आप को जो है ना अच्छा फील कराएं। क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को अच्छा फील नहीं कराएंगे या अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि अगर वो खूबसूरत भी हैं तो उनको दूसरे लोग अच्छा फील नहीं कराते, कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अच्छा फील कराएं। दूसरी बात ये है कि अपनी स्किन केयर लाजमी करें। स्किन केयर ये है कि आपने एटलीस्ट अपनी स्किन को क्लींस करना है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं तो सुबह और शाम को फेस वॉश करें, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करें, सन ब्लॉक लगाएं। अगर कोई स्किन के इश्यूज़ हैं तो अपने तौर पे सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।